ये 34 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। आज तक उसकी लाश तक नहीं मिल सकी। पुलिस के पास वो असला नहीं है जो उन इश्तिहारियों के पास है। बचपन से ही वो ऐसी गैंगस्टर थे, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड में अपब्रिंगिंग हुई। ग्रेनेड मार देता था, उसने 34 कत्ल किए, वो इश्तिहारी था। नाजी भट्ट थोड़ा सा डी ट्रैक होता है कि यहाँ पर अगर चार भाई अलग अलग काम कर रहे हैं तो उन चारों की सोसाइटी भी अलग अलग बनना शुरू हो जाती है। अचानक नाजी भट्ट का भाई तारा भट्ट वो गायब हो जाता है। नाजी भट्ट के लिए ये दूसरा मैसेज था रशीद भट्ट फैमिली की तरफ से। वो ऑलरेडी जो है वो गुस्से में था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक डिजिटल की खुसूसी पॉडकास्ट की सीरीज में आप सबको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, हमारी इस सीरीज में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन लोगों के बारे में, उन गैंग्स और उन ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जराइम पेशा अनासिर के बारे में और उन अफराद के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। हमारे साथ इंचार्ज एक न्यूज़ क्राइम सेल मौजूद है, शिराज निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइए कि एक जुर्म इंसान करता है, हमारी तरह नॉर्मल इंसान होते हैं, क्या चीज़ उन्हें जुर्म करने पर उकसाती है? देखें, ये बड़ा अहम सवाल किया आपने। जिस तरह हर जगह पे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि नफरत जो है वो जुर्म से करनी चाहिए, इंसान से नहीं। इंसान से नहीं करनी चाहिए, और सही। आखिर क्यों इंसान जो है वो जराइम पेशा बनते हैं, तो कैसे? ये कॉज हमें ढूंढनी चाहिए। कॉज ढूंढनी चाहिए। जिस तरह दीगर ममालिक में भी जो है वो रिसर्च हो रही है ताकि आने वाले वक्तों में जुराइम पेशा कम से कम बने। एग्जैक्टली। तो वो इस पे काम कर रहे हैं कि कोई जुराइम पेशा क्यों बनता है। तो आज और जितने भी हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं, हमारा मकसद यही है कि हम किसी क्राइम या किसी क्रिमिनल को जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि कोई जुराइम पेशा क्यों बनता है Exactly. और उसकी कॉज क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, तो उनसे भी पूछगिछ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमें रोकना है जो जुराइम पेशा है। आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए हमने एक ऐसा पैगाम देना है कि वो इनसे इबरत हासिल करें, ना कि इन जुराइम पेशा की तरह जो है वो इबरत बने। एग्जैक्टली। और फिर हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम आने वाली नस्लों को किस तरीके से महफूज बना सकते हैं। तो आज हमने नाज़रीन जो डिस्कशन करनी है वो नाजी भट्ट के हवाले से करनी है, एक मशहूर गैंगस्टर। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं क्या बचपन से ही वो ऐसी गैंगस्टर थे, उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड में अपब्रिंगिंग हुई, बचपन से ही ऐसे थे या फिर क्या बैकग्राउंड क्या था उनका? देखिए जवाद, आज सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स को ये शौक है कि वो सोशल मीडिया पे कोई काम करे। लेकिन मैं नाजी भट्ट पे बात करने से पहले आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ, बल्कि जितने भी हमारे नाजरीन और खासकर जो सोशल मीडिया के लोग हैं, कि हिटलर ने दूसरी जंग अजीम में रेडियो जैसा एक मीडियम इस्तेमाल करके तो अपनी कौम को जगा दिया था। बिल्कुल। ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमें इस पे पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। ऐसे ही है। अगर हम किसी गैंगस्टर को भी डिस्कस करते हैं तो हमने ये बताना है कि वो गैंगस्टर क्यों बना, उसके पीछे वजह बुनियादी क्या थी, क्या वजूहात थी। Exactly. नाजी भट्ट जिसकी आप बात कर रहे जी हैं, जी। आज हम ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जिस तरह लोग स्टार्ट ही यहां से करते हैं। जी वो ग्रेनेड मार देता था, उसने 34 कत्ल किए, वो इश्तिहारी था। वो क्यों था, कहां से था, कैसे बना? एग्जैक्टली। सियालकोट का एक इलाका है जो सियालकोट से कोई 18 किलोमीटर पहले एक गांव है, तहसील है पसरूर। अच्छा। वहां एक छोटा सा कस्बा था तारड़ गांव। अच्छा। वहां बशीर भट्ट एक मिस्त्री था, मेहनतकश था, जिसके 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटियां। ठीक है। और उन्हीं उसके 6 बच्चों में चौथे नंबर पर जो था वो नजीर उर्फ नाजी भट्ट। अच्छा। जबकि उसके 3 और भाई थे। 2 भाई नाजी भट्ट से बड़े थे और एक भाई तारा भट्ट, वो उससे छोटा था। ठीक है। जब नाजी भट्ट 3 साल का था, तारड़ गांव पसरूर में, तो उसके बाप की बिनाई चली जाती है। अच्छा। वो हादसाती तौर पर अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। और ये चारों भाई, जैसे नाजी भट्ट उस वक्त 3 साल का था जी। और बाकी उसके भाई इसी तरह को 2-2 3-3 साल के गैप से, उसे थोड़े से 2 बड़े थे, एक छोटा था। इन सब ने मुतफिका तौर पर एक प्लान किया कि हम अपनी जो छोटी सी यहाँ पे एक घर है, जमीन है, वो बेच के तो हम कारोबार के लिए लाहौर चले जाते हैं। ठीक है। वो तो सियालकोट के पास जहाँ वो पर सियालकोट का जो इलाका था। पसरूर और हाँ, हाँ। उसमें तारड़ गांव में जो उनकी छोटी सी जमीन थी, एक वो जमीन बेचकर थी, उन्होंने जायदाद हाँ। थी, वो सारी बेच के तो लाहौर सकीम मोड़ के करीब एक किराए के घर में आकर रहायश पजीर हो जाते हैं। अच्छा। अब इनका जो सबसे बड़ा भाई है सरवर भट्ट, जी जी, वो वेल्डिंग का काम करता था। जबकि बाकी तीनों भाई, अभी नाजी भट्ट लोग जब लाहौर पहुंचते हैं तो नाजी भट्ट 5 साल का था। अच्छा। उसके बाद बाकी भाई उसके जो है वो
मिठाई की दुकानों पे काम करना शुरू कर देते हैं, सेलमैनी करते हैं, पकौड़े समोसे मिठाई बनाने का काम सीखते हैं। जबकि जो सबसे बड़ा भाई था सरवर भट्ट, वो वेल्डिंग का काम करता है और किसी दुकान पर, वो वेल्डिंग की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। मेरी क्यूरियोसिटी आप मजीद बढ़ा रहे हैं वैसे कि इस बैकग्राउंड से आकर अब ये देखें, हमें सोशल मीडिया पे असल हकायक ही बताने चाहिए। एग्जैक्टली हमें मसाले लगा के कोई बात नहीं करनी चाहिए, ताकि जो नाज़रीन हमें देखते हैं और जो भी इस दुनिया में आते हैं, देखें जवाद, ये एक ऐसे रास्ते हैं कि जब अच्छाई और बुराई ये इंसान की अपने अंदर से निकलती है, और कामयाबी और नाकामी भी वो खुद उसके अंदर होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से मैं बदमाश बन गया, उसकी वजह से मैं नाकाम हुआ, मैं उसकी वजह से कामयाब हुआ। ये इंसान के अपने अंदर है। इसीलिए हम इस तरह की तफसील बताते हैं कि कोई इस तरह के रास्ते तक क्यों पहुंचता है। एग्जैक्टली। अच्छा, 5 साल का वो था, तो उसके भाइयों ने मिठाई की दुकान में काम कर रहे थे। भाइयों ने मिलके बहुत मेहनत की। ठीक है। 8 साल तक पसरूर से लाहौर पहुंचने के बाद 8 साल तक उन भाइयों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, जिसके बाद उन्होंने अपना एक 5 बरले का घर खरीदा लाहौर में। और सरवर भट्ट जो है वो उस वक्त उसकी शाद बाग के इलाके में एक बहुत ही बासर ग्रुप था, रशीद भट्ट। ठीक है। अब उनके भी कुछ 6-7 भाई थे, यानी उस फैमिली में कुछ 25-30 नौजवान थे, कजन थे उनके, खालाजाद, फुफीजाद, मामूजाद, लाहौर में थे। वो लाहौर के इलाके शादबाग का एक ऐसा बासर ग्रुप था। और उसी रशीद भट्ट का एक बेटा, अब ये सुनने वाली बात है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है पुलिस में। ठीक है। ASI, उसके बाद प्रमोट होकर वो सब इंस्पेक्टर हो जाता है, जिसका नाम था ताहिर रशीद भट्ट। सरवर भट्ट जो वेल्डिंग का काम करता था, उसका ताहिर रशीद भट्ट के घर में रिश्ता हो जाता है। अच्छा। अब ताहिर रशीद भट्ट जो है, रशीद भट्ट जो है, उसके घर उसका एक भाई उस दौर में, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 80 और 90s के दौरान, किसी भी फैमिली का जब कोई बंदा जो है वो पुलिस में होता था, तो वो पूरा खानदान उस पर ना सिर्फ फख्र करता था, बल्कि वो बहुत से काम भी उससे लेते थे, जायज ना जायज। ठीक। उन्होंने एक उस इलाके में जुआ खाना जो है वो बना लिया। ठीक है। और वहां पे बड़े बड़े बासर लोग जो हैं वो जुआ खेलते थे। अब उनकी सरपरस्ती जो मुबैना तौर पर जो है वो जो सब इंस्पेक्टर था, जो रशीद भट्ट का बेटा ताहिर रशीद भट्ट, वो करता था। अच्छा। अब उनके घर सरवर जो है वो उनका दामाद बन गया, और सरवर की वजह से नाजी भट्ट, उसका दूसरा भाई रियाज, और सबसे छोटा जो है तारा भट्ट, वो उनका भी आना जाना हो गया, वो भाई के ससुराल थे। अब होता क्या है कि वहां पर नाजी भट्ट का एक करीबी दोस्त जमील, उसका जमील नाम था, जमील, जो वहां रशीद भट्ट के जो डेरे पे जुआ खाना होता है, वहां से वो कोई 18-19 हजार रुपया वो जीत जाता है। अच्छा, उस दौर में 90s उस दौर में। और जब वो उसको पैसे देने की बजाय वो उसको धमका देते हैं, और वही सब इंस्पेक्टर जो अपने घर के जुए खाने को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो उसको कहता है कि दफा हो जाओ, यहां से कोई पैसा नहीं है। अब जमील जो है अपने दोस्त नाजी भट्ट को जाके ये बताता है कि मैं आपके भाई के ससुराल के जुए खाने पे 18,000 रुपया जीता हूं, और मुझे नहीं दे और मुझे उन्होंने ना पैसे दिए बल्कि उल्टा मुझे गालियां दी, गालियां धमका दिया। अब नाजी भट्ट अभी तक जुराइम की दुनिया में नहीं आया, कदम नहीं रखा, अभी तो वो सेलमैन नहीं कर रहा है, पकौड़े समोसे मिठाई की दुकान पे वो काम करता है। वो इस सेंस में कि मेरे भाई के ससुराल वाले हैं, वो आकर तो रशीद भट्ट के बेटा जो सब इंस्पेक्टर है उसको कहता है, ताहिर भट्ट को, कि आपके घर में ये जुआ जीता और इसको पैसे नहीं मिले। तो वो नाजी भट्ट को भी बुरा भला कहता है, चूंकि वो उस दौर में सब इंस्पेक्टर था, हाँ, तो उसने उसको भी गालियां दे के वहां से भगा दिया। अच्छा। अब सरवर भट्ट जो है वो उनका दामाद है, जाहिर है वो थोड़ी सी उनकी साइड भी लेगा। वो अपने भाई को समझाता है कि कोई बात नहीं, ये इसको जुआ खेलना नहीं चाहिए था या इस तरह, लेकिन नाजी भट्ट जो है जी, वो इस बात की किड़ रखता है अपने अंदर। अच्छा। उसको गुस्सा होता है कि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। इसी दौरान जो है वो नाजी भट्ट थोड़ा सा डी ट्रैक होता है और ऐसी सोसाइटी में फिसलना शुरू कर देता है कि जहां उसको कुछ ऐसे लोग मिले जो ताहिर भट्ट से बदला लें उस अपनी बेइज्जती का। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पुलिस बड़ी पावर उस वक्त समझी जाती थी। सब इंस्पेक्टर जो है वो बहुत
पावर में होता था, तो उसने अपनी कंपनी चेंज कर तो ली सबक उसने सिखाने के नाजी लिए। भट्ट ने सोचना शुरू कर दिया कि मैंने इससे बदला लेना है। अब इसमें मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताना शुरू कर दूं कि लाहौर का एक कल्चर, एक सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पर अगर 4 भाई अलग अलग काम कर रहे हैं तो उन चारों की सोसाइटी भी अलग अलग बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह दूसरा एक वाक्य होता है उसी रशीद भट्ट फैमिली में कि जो सबसे छोटा भाई होता है नाजी भट्ट का, तारा भट्ट, उसके एक दोस्त के घर पे जो सब इंस्पेक्टर है रशीद भट्ट का बेटा ताहिर भट्ट, उसके कोई दोस्त जो है वो गैर कानूनी कब्जा कर लेते हैं। अच्छा। अब सबसे छोटा तारा भट्ट वो भी भाई के ससुराल की वजह से उनके पास जाता है कि जी मेरे दोस्त हैं, वो उसको भी मार के, थप्पड़ मार के वहां से भगा देते हैं। चूंकि वो अपने भाई को नहीं, नाजी भट्ट के भाई तारे भट्ट के भाई के तारे हाँ, उसी को। रशीद भट्ट के बेटे एक सब इंस्पेक्टर है ताहिर भट्ट और बाकी वो उसको कहते हैं कि दफा हो जाओ। ठीक है। अब वो भी अपने भाई को जाके बताता है। नाजी भट्ट के लिए ये दूसरा मैसेज था रशीद भट्ट फैमिली की तरफ से। वो ऑलरेडी जो है वो गुस्से में था और जब उसके भाई तारे भट्ट को वो इस तरह बेइज्जत करके निकालते हैं तो फिर नाजी भट्ट जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है और उनकी आपस में तल्ख कलामी होती है। एग्जैक्टली पहले उसके साथ हुआ, उसके दोस्त के साथ और उसके साथ फिर अब जो बड़ा भाई है सरवर भट्ट, जिसके वो ससुराल वाले हैं, वो हाँ। दोनों भाइयों को रोकता है कि आपने उनके घर नहीं जाना ही नहीं आज के बाद। अब नाजी भट्ट जो है वो कोई और प्लान करता है। अब ये सुनने वाली बात है कि अचानक नाजी भट्ट का भाई तारा भट्ट वो गायब हो जाता है। सबसे ये छोटे वाला जो सबसे छोटा भाई है, बदतमीजी की थी, वो गायब हो जाता है। और अफसोसनाक पहलू ये है कि आज तक नहीं पता लगा उसको। ये 34 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं, आज तक उसकी लाश तक नहीं मिल सकी। अल्लाह वो तो हम रास्ते में बताएंगे कि नाजी भट्ट के साथ क्या हुआ, उसने फिर कैसे आगाज किया। जब उनको ये पता चलता है कि उनका भाई तारा भट्ट अचानक गायब हो गया है तो वो ना सिर्फ मुतलका थाने जाते हैं जी, वो अपने भाई के ससुराल वाले से, उस सब इंस्पेक्टर से भी मदद मांगते हैं, ताहिर रशीद भट्ट से। अब लोगों का ये कहना है, नाजी भट्ट की फैमिली के लोगों का ये कहना है उस वक्त के लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि ताहिर रशीद भट्ट के पास जब नाजी भट्ट जाता है कि आप हमारी मदद करें, तो ये कहा जाता है कि ताहिर रशीद भट्ट ने ये कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को लोहे की भट्टी में फेंक दिया है। अल्लाह। और ये चूंकि उस वक्त बड़ा बाजोर था, बासर था जो ताहिर रशीद भट्ट है, तो नाजी भट्ट ये समझता रहा पहले कि शायद ये मजाक कर रहा है और सिर्फ मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। वो थानों में जाता है कि मेरा भाई गायब है। फिर नाजी भट्ट इस पे इल्जाम भी लगा देता है ताहिर रशीद भट्ट पे। अच्छा। कि इसने मुझे ये कहा है। अब वहां पे दो बातें निकलती हैं। कुछ लोग कहते हैं, बाज इंतहाई अहम जराए का ये कहना था कि तारे भट्ट को जलती हुई भट्टी में फेंक दिया गया था, चूंकि वो फिर अकेला ताहिर रशीद भट्ट के पास आया और उनकी कुछ तलख कलामी हुई, जिसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन बाज राय का ये कहना है कि चूंकि वो महमूद भुट्टी जो शादबाग आमिर रोड अगर आपने देखा हो तो वो बिल्कुल दरिया रावी के साथ है। जी जी, ऐसे ही है। तो बाज राय का ये भी कहना है कि उसको तारा भट्ट जो नाजी भट्ट का छोटा भाई था, जी जी, उसको दरिया में फेंक दिया गया। अब दरिया में फेंका या भट्टी में फेंका, वो मारा तो गया, आज तक पता नहीं, उसकी लाश नहीं मिली। नाजी भट्ट अपने दूसरे भाइयों के साथ, सरवर और रियाज भट्ट के साथ आला पुलिस अफसरान के दफ्तरों तक जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। जिसके बाद नाजी भट्ट फिर डिसाइड करता है कि अब मैंने इनसे खुद बदला लेना है। तो एक समोसे पकोड़े की दुकान पे काम करने वाला बंदा, जब उसके भाई का ये पता चले कि उसको मार दिया गया है, वो भट्टी में या दरिया में, व्हाट एवर इट इज, लेकिन उसको इंसाफ भी नहीं मिलता, वो थाने जाता है, पर्चा दर्ज नहीं होता, तो फिर वो जराइम की दुनिया में रशीद भट्ट पर फायरिंग करता है। नाजी भट्ट का लाहौर में एक दोस्त था मुरादी, वो चूंकि पुराना लाहौरिया था, उसके बड़े गैंगस्टर भी वाकिफ थे, वो नाजी भट्ट को सपोर्ट करनी शुरू कर देता है, मुरादी। और इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर हुई बाद में। नाजी भट्ट क्या करता है,
रशीद भट्ट के भाई पे फायरिंग करता है, एक भाई कत्ल कर देता है। अच्छा। और उसके बाद फरार होता है मुरादी और नाजी भट्ट। ये दोनों चले जाते हैं सियालकोट में हुमायूं गुजर के डेरे पे। अच्छा। अब हुमायूं गुजर एक नया करैक्टर है, उसको हम किसी दिन और किसी पॉडकास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। वो जब पकड़ा गया हुमायूं गुजर तो उसने भी कहा, नवीद सईद ने लाहौर किला गुजर सिंह में उसकी तफ्तीश की तो हम उसे देखने गए, तो उसने कहा जी मैंने 100 बंदा कत्ल किया है। हुमायूं गुजर वो बाद में करेंगे जी। लेकिन नाजी भट्ट वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है। अब जिस तरह हमने अपने पहले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया है कि उस वक्त बदमाशों की एक नानी हुआ करती थी, भोला सुन्यारा, जिसने जमरोद में अपना एक डेरा बना रखा था। अच्छा। और उस वक्त की पुलिस जमरोद नहीं जाया करती थी, उनको पता था कि पुलिस के पास वो असला नहीं है जो उन इश्तिहारियों के पास है, उसे इलाका खैर कहा जाता था। नाजी भट्ट हुमायूं गुजर के जरिए भोला सुन्यारा के पास पहुंच जाता है। अच्छा। अब देखिए, जिस तरह हमने आगाज में ये कहा कि जो जैसा चाह रहा होता है फिर वैसी उसको सोसाइटी मिल जाती है, ऐसे ही है। वहां पे जाके वो प्लान करता है कि अब मैंने ताहिर रशीद भट्ट को कत्ल करना है, जो सब इंस्पेक्टर है। हाँ। फिर नाजी भट्ट रशीद भट्ट के घर अपने साथियों से मिलकर ग्रेनेड मारता है, हैंड ग्रेनेड फेंकता है घर में जाकर लाहौर शादबाग आकर। अच्छा। और वो इश्तिहारी था जब वो यहां पे पहुंचा। और फिर रशीद भट्ट के एक भाई को भी कत्ल करता है। फिर ताहिर रशीद भट्ट जो सब इंस्पेक्टर है उसको अपने साथियों के साथ मिलके बुरका पहन के आते हैं और बुरके के अंदर क्लाशनकोप होती है। वो ताहिर रशीद भट्ट और उसके 2 साथियों को 3 अफराद को कत्ल कर देते हैं लाहौर में, शादबाग के इलाके में। फिर वहां से फरार हो जाते हैं। और इस वाकया के बाद जब नाजी भट्ट उनके घर में ग्रेनेड मारता है, उनके 2 भाइयों को मार देता है, फिर ताहिर रशीद भट्ट को कत्ल करता है। उसके बाद पूरे पंजाब की पुलिस जो है उनको ये पता चल जाता है कि नाजी भट्ट, हुमायूं गुजर, मुरादी, ये भोला सुन्यारा गैंग एक बहुत तगड़ा हो चुका है। तो हम वो दफा 144 नाफिज कर देते हैं, इनको इश्तिहारी करार देते हैं सबको, और उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। अच्छा। ये जो वाकया मैंने आपको कोड किया ये 95 का है, 1995 का। और इसी तरीके से फिर जो नाजी भट्ट है वो जराइम की दुनिया में कदम रख देते हैं। इसी तरीके से वो कदम रखता है। अब नाजी भट्ट के वाइंड अप की तरफ आते हैं हम। जी। कि 2 साल नाजी भट्ट जो है वो पुलिस के हाथों इश्तिहारी होने के बावजूद इतनी वारदातें करता है। फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि भोला सुनहरा जो गैंग है, नाजी भट्ट, हुमायूं गुजर, वो जितने बासर अफराद होते हैं जी जो लोगों पे जुल्म कर रहे होते हैं वो उनसे भत्ता लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर कई अफराद को कत्ल किया। फिर 1997 में 1997 में पुलिस हुमायूं गुजर, नाजी भट्ट, मुरादी इनको हिरासत में ले लेती है और काला शाह काकू शाहदरा टाउन के करीब एक पुलिस मुकाबला होता है जिसमें पुलिस ये कहती है कि नाजी भट्ट, हुमायूं गुजर और मुरादी को हम लेके जा रहे थे। अच्छा। और इनके साथी ने छुड़ाने आए पुलिस से, और उसी दौरान फायरिंग से या अपने साथियों की फायरिंग से दोनों जान भाग हो गए। ये आज से 28 साल पहले भी पुलिस का वही पैटर्न था जो आज है कि साथी छुड़ाने आए, जबकि बाद जराए का ये कहना है कि ये पुलिस की हिरासत में थे। सारी तफ्तीश करने के बाद चूंकि बहुत बासर अफराद भी इनसे तंग थे तो इनको एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया, काला शाह काकू शाहदरा के करीब। ठीक। अब जिस तरह हम अपने अक्सर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि किसी क्राइम को या किसी क्रिमिनल को हम जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन कोई जुर्म पेशा कैसे बनता है ये पुलिस अफसरान के भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई शरीफ आदमी उसे इंसाफ दरकार हो। तो मैं अपना प्रोग्राम खत्म करने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि आज के जो पुलिस अफसर हैं, खासकर डीएजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान, सीसीपी लाहौर बलासदीक कमियाना और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर वो इस बात को समझ चुके हैं। यही वजह है कि पिछले 1 साल और चंद माह के दौरान 144 पुलिस अफसरान पे मुकदमात दर्ज किए गए हैं जो मुख्तलिफ इल्जाम उन पे लगे। तो ये भी एक मैसेज दे दिया गया है कि अगर कोई किसी जुर्म पेशा की सरपरस्ती करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अगर इसी तरह चलता रहा तो बिलाशुबा ना सिर्फ क्राइम कंट्रोल होगा
आने वाले वक्तों में नाजी भट्ट बहुत कम बनेंगी। एग्जैक्टली और अगर जुर्म को कंट्रोल करना है तो फिर आवाम की सुननी पड़ेगी, उनको इंसाफ देना पड़ेगा, ताकत का इस्तेमाल जो है वो मुस्बत करना होगा। अगर मनफी इस्तेमाल करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बहुत से नाजी भट्ट ऐसे बनेंगे। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से फिल वक्त इतना ही। मजीद डिस्कशंस करेंगे, मजीद गैंगस्टर्स के बारे में और जराइम पेशा अफराद के बारे में कि कैसे हम उनसे बच सकते हैं, उनके जराइम से, और फिर किस तरीके से हम उस जुर्म की दुनिया में जो है वो दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि नॉर्मल दे आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइक अस। तो किस तरीके से हम खुद को महफूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिल वक्त इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।